Hello everybody, welcome to the channel. Today we are going to study our chapter The Rise of Nationalism in Europe, part 3rd. So let's start the chapter. So let's get started with our first topic, that is hunger, hardship and popular revolt. This is our topic from third part. Now let's start. The 1930 were year of great economic hardship in Europe. Population increased, unemployment increased, peasants struggled against aristocrats, rise in food price. तो यहाँ पर हमारे कुछ 4-5 पॉइंट है जो कि हंगर, हार्डशिप, पॉपुलर रिवोल्ट को बताते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर डेट को हम क्लियर करेंगे। यहाँ पर डेट गलत लिखी है, तो ये डेट है हमारी डेट है हमारी 1830। ये डेट यहाँ पर है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है तो आप इसको ठीक कर लेना। डेट इज़ द 1830। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर का थर्ड पार्ट। इस पार्ट में क्या बोला गया है, जब हमने क्या देखा, रिवोल्यूशंस होने लगी। पिछली जो हमने पार्ट में देखा था कि कई सारी रिवोल्यूशंस होने लगी थी, कई सारे रिवोल्यूशनरीज इमर्ज हुए थे रोमांटिक आइडिया को लेकर। तो वो पीरियड क्या था, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए बहुत हार्ड टाइम था और वहाँ पर हंगर क्राइसिस हो गए थे, फूड क्राइसिस हो गए थे, ठीक है। जिससे कि हम देख सकते हैं वहाँ पर हमारा टॉपिक एक इमर्ज होकर आता है, हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट्स। ओके, तो एक एक पॉइंट को देखेंगे कि क्या कहते हैं एक एक पॉइंट में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब 1830, यहाँ पर डेट फिर से, यहाँ पर क्या कहते हैं 1830 में एक वो ईयर था वो जिसमें बहुत बड़ी इकोनॉमिक हार्डशिप हुई थी यूरोप में, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, जो सारी इकोनॉमिक कंडीशंस थी यूरोपियन कंट्रीज़ की वो सारी डाउन हो जाती हैं, ठीक। अब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको, इस पहले पॉइंट को दूसरे तीसरे पॉइंट से लिंक करके। जब भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होती है, ठीक है, कंट्री में अगर इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो रही है तो वहाँ पर मतलब समझ लेना चाहिए कि जो कंट्री की जीडीपी है वो इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। जो कंट्री की जीडीपी है वो इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। अब जीडीपी अच्छी नहीं हो पा रही है यानी कि आउटपुट जो है कंट्री के पास वो निकल कर नहीं आ रहा है, ठीक है। जो कंट्री के पास आउटपुट है वो निकल कर नहीं आ रहा। आउटपुट इन द सेंस मनी के फॉर्म में जो रेवेन्यू जनरेट होता है जीडीपी से, तो वो जो जीडीपी है वो कलेक्ट वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ जाते हैं, यानी कि इकोनॉमी जो है वो घट जाती है एक उस कंट्री की, ठीक है। अब जब एक कंट्री की इकोनॉमी घट गई तो उसके साथ साथ अब क्या हो रहा है, कंट्री में पैसा नहीं है कंट्री के पास, ठीक है। रेवेन्यू नहीं है, एक्सपेंडिचर करने के लिए रेवेन्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है कंट्री के पास। इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ गए हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अब क्या होता है उसमें, जब पॉपुलेशन अगर उस कंट्री में इंक्रीज़ होती है, यहाँ पर हम एक अभी सिर्फ कंट्री का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, अगर उस कंट्री में पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो ना तो उस पॉपुलेशन के पास, ना तो उस गवर्नमेंट के पास उस पॉपुलेशन को खिलाने के लिए खाना होगा, ना ही, अब खिलाने के लिए खाना कैसे नहीं होगा, अगर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं देंगे हम किसी पर्सन को गवर्नमेंट में या किसी भी काम में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगी तो उस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बगैर उस पर्सन का लिविंग जो है वो नहीं चल पाएगी। जो वो लिविंग अर्न करना चाहता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से, वो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन ही हमारी बहुत ख़राब चल रही हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है, अगर उस कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ती भी है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, और जब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता तो उस पर्सन के पास या उस कंट्री के पास क्या कंडीशन बन जाती है, एम्प्लॉयमेंट से क्या आता है, हमारे पास पैसा आता है, ठीक है, मनी आता है एम्प्लॉयमेंट से, ठीक, मनी आता है। अब जब भी मनी
नहीं आ पा रहा है तो हम अपनी बेसिक नीड्स जो हो सकती हैं वो भी फुलफ़िल नहीं कर पाते। ठीक, अब क्या हो जाता है, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन बढ़ रही है, इकोनॉमी में पैसा नहीं है, इकोनॉमी में कुछ जॉब्स नहीं है, कैसे एम्प्लॉयमेंट दिलाए लोगों को। तो इस वजह से क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो लोगों के पास पैसा नहीं है। अब जब लोगों के पास पैसा नहीं है तो इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो रहा है, ये घूम फिर कर एक साइकिल चल रही है। ठीक है, जहाँ पर इकोनॉमी से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ इकोनॉमी से स्टार्ट हो रहा है इकोनॉमी पे ख़त्म हो रहा है, ये हम देख रहे हैं अभी। इतना समझ में आ गया, इतने पॉइंट समझ में आ गए। तो अब ये जो जितना भी एग्जांपल बताया मैंने, इसको हम यूरोप से रिलेट करके देखते हैं कि यूरोप में किस तरीके से कंडीशंस आई। ओके, तो यहाँ पर जरा हम देखते हैं प्लेन साइड में कि क्या होता है। देखो, हमने क्या बताया कि इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस कंट्री की ख़राब चल रही हैं, इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है। अब जब इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, अगर पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो उस पॉपुलेशन को, इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होने के चलते यूरोप में लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। अब जब जॉब नहीं मिल रही है लोगों को तो लोग क्या हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं। ठीक है, अब जब लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं तो लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है। पैसा कहाँ से आएगा, इकोनॉमी से। अब इकोनॉमी ही ख़राब चल रही है तो लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसे नहीं आ पा रहे हैं यूरोप कंट्रीज़ में। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, एक हंगर हार्डशिप क्रिएट हो रही है। उससे क्या हो रहा है, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, तो उससे हमारा एक हंगर हार्डशिप क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स हमने एक तीन दूसरे से रिलेट करके दिखाए हैं। ठीक, अब हम क्या देखते हैं, उस टाइम पीरियड पर यूरोप में, किस टाइम पीरियड पर, 1830 के टाइम पीरियड पर यूरोप में जो पीजेंट्स थे वो स्ट्रगल कर रहे हैं एरिस्टोक्रेट्स के अगेंस्ट। एरिस्टोक्रेट्स के अगेंस्ट मतलब कैसे, एरिस्टोक्रेट्स कौन थे वो हमने पिछले पार्ट में देखा, और अगर किसी ने पिछला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखो। ठीक है, तो हम तो यहाँ पर वापस आते हैं टॉपिक पर। तो जो एरिस्टोक्रेट्स हैं उनके खिलाफ पीजेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, एरिस्टोक्रेट्स। ठीक, यहाँ पर ये पॉइंट तो इन सबसे थोड़ा अलग हो जाता है, ये सिर्फ एक उसमें हंगर हार्डशिप में एक पॉइंट है। ओके, तो फिर जब लास्ट पॉइंट आता है, राइज इन फूड प्राइसेस। एक बार अपनी जो साइकिल हमने पढ़ी है उसको एक बार और रिपीट करते हैं और समझते हैं कि राइज इन फूड प्राइस कैसे हो रहा है जब वहाँ पे कुछ है ही नहीं। देखो, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हैं, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं हैं। पैसे क्यों नहीं है, क्योंकि लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं, क्योंकि लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं। अब लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं, उनके पास पैसा नहीं है खाने के लिए। अब जितना भी इकोनॉमी में या गवर्नमेंट में यूरोपियन कंट्रीज़ में उस टाइम पर फूड होगा, वो पॉपुलेशन जब बढ़ती जा रही है उससे लिमिटेड होगा फूड। भाई पॉपुलेशन तो इतनी सारी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन जो हमारा फूड है वो तो लिमिटेड है ना। जो हमारी इकोनॉमी में फूड है वो लिमिटेड फूड है। ठीक, अब ये जो लिमिटेड फूड है, जब भी क्या होता है, जब किसी भी चीज़ की हमारे पास कमी होती है इकोनॉमी में, जैसे कि फूड इस एग्जाम्पल में या इस टॉपिक में फूड हमारे पास कम है, लोगों के पास हंगर हार्डशिप हो रही है, तो अब क्या होगा, इस फूड के प्राइजेस बढ़ जाएंगे। फूड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे जिससे पीजेंट्स या जो मिडिल क्लास फैमिली है या जो पुअर फैमिली है वो किस में आ जाएंगे, वो डेंजर में आ जाएंगे, जिससे क्या हो सकता है, फेमाइन भी क्रिएट हो सकता है कंट्री में। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में ये कुछ सिचुएशंस देखने को मिल रही थी हमें, जो कि हमने देखी। और टॉपिक का नाम है हमारा क्या, हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट्स। ठीक है, यहाँ पर एक बार आपको फिर रिमाइंड करवा दूँ कि ये जो डेट है इसको ठीक कर लेना, द डेट इज़ 1830। ठीक है, तो यहाँ पर डेट 1830 है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक पर। क्या टॉपिक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। हमने पिछली स्लाइड कह लो या पिछले पार्ट में क्या देखा था, जो जर्मनी है वो कैप्चर हो जाता है, इटली वो कैप्चर हो जाता है। ठीक है, या वो जीत लिया जाता है ना। उसको एक बार पॉइंट को रिकॉल करते हैं कि क्या बताया था। तो हमने जैसे उसमें देखा था, ट्रीटी ऑफ वियना में देखा था, या सिविल कोड में देखा था जो नेपोलियन ने दिए थे, जैसे कि बर्बन डायनेस्टी वापस से रिस्टोर हो जाती है, या एंड ऑल द पॉइंट्स जो भी हमने डिस्कस करे थे अपने पिछले पार्ट्स में, तो वो भी आपको जाकर देखने हैं, उससे आप रिलेट कर सकते हैं इस पॉइंट को, मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो अब इस पॉइंट को एक बार डिटेल में दोबारा से पढ़ते हैं कि क्या कहता है ये टॉपिक हमारा, मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। ओके,
तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से देखेंगे। यूनिफिकेशन का क्या मतलब होता है? यूनिफिकेशन का मतलब ही यही होता है कि बनना, ठीक है। जर्मनी बन रही है दोबारा से, मतलब है तो वो एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन जो टुकड़े हो गए थे जर्मनी के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग रूलर्स ने उसको कैप्चर कर लिया था, तो उसका दोबारा से यूनिफिकेशन हो रहा है, वो जर्मनी एक साथ आ रहा है दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो जो पहला पॉइंट हमें इसमें देखने को मिलता है दैट इज नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड्स अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स। हमने पिछले टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा क्या देखा था कि जो लिबरल नेशनल की जो फाइट लड़ी थी वो मिडिल क्लास लोगों ने लड़ी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ जाता है वही जर्मनी में कि जो नेशनलिस्ट की फीलिंग थी वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो जाती है मिडिल क्लास जर्मन लोगों के बीच में। अब जो मिडिल क्लास लोगों के जो जर्मन के मिडिल क्लास लोग थे उनके बीच में ये नेशनलिस्ट की फीलिंग अगर स्प्रेड हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो एक क्या काम कर रहे हैं, वो अपने जर्मन को दोबारा से रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है यहाँ पे पॉइंट, वो आ जाता है हमारा, तो पहला पॉइंट एक बार फिर से देख लेते हैं। नेशनलिस्ट फीलिंग जो थी वो वाइड स्प्रेड हो गई थी किसके बीच में? मिडिल क्लास जर्मन्स के बीच में, ठीक है। जिन्होंने 1848 में ट्राई करा था नेशन स्टेट का आइडिया, जो कि मैंने आपको पिछले पार्ट्स में भी बताया है, ठीक है। ये आइडिया उन्होंने अडॉप्ट करा था नेशनलिस्ट फीलिंग जब उनके बीच में आई, किसके बीच में? मिडिल क्लास जर्मन्स के बीच में। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। अब क्या हो जाता है, अब आ जाता है ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन ऑफ द जर्मन कोफेडरेशन इनटू अ नेशन, ठीक है, इनटू अ नेशन। वेट अ मिनट, सो ये क्या ट्राई करना चाह रहे थे? यूनाइट करना चाह रहे थे। क्या करना चाह रहे थे? यूनाइट करना चाह रहे थे डिफरेंट रीजन्स को जर्मन के, ठीक है। डिफरेंट रीजन्स को, जो जर्मन के थे डिफरेंट रीजन्स, उनको यूनाइट करना चाह रहे थे एक नेशन में। किसमें? एक नेशन में, है ना। तो ये चीज़ हमने देखी। और स्टेट गवर्नमेंट बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट बनाना चाहते थे इलेक्टेड पार्लियामेंट से, जिससे वो एक पूरा नेशन बनकर आ जाए, ठीक। तो अब हम आगे तो फिर अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? अब यहाँ पर आते हैं हम ओटोमन बिस्मार्क। इससे पहले हम समझे ओटोमन बिस्मार्क के बारे में, तो देख लेते हैं जो पर्शिया था, इसको नोट डाउन कर लेना अगर इंपॉर्टेंट लगे तो। जो पर्शिया था उसने लीडरशिप टुक ओवर कर ली थी, मतलब लीडरशिप अपने हाथों में ले ली थी, ये जो नेशनल यूनिफिकेशन का मूवमेंट चल रहा था उसके लिए, ठीक है। किसने? पर्शिया ने अपने हाथ में क्या ले लिया था? ये मूवमेंट ले लिया था नेशनलिस्ट का या नेशनल यूनिफिकेशन का। तो उससे इस वाले पॉइंट से पहले हम जो अभी पॉइंट बताया मैंने उसको हम ऐड कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ओटोमन बिस्मार्क पे कि ओटोमन बिस्मार्क है क्या, ठीक। तो ये जो सारा हमने मूवमेंट देखा ये किसकी मदद से आया था? जो सीएम था पर्शिया का, ओटोमन बिस्मार्क, जो ओटोमन बिस्मार्क था सीएम था, क्या था? सीएम था। उसकी मदद से क्या करा गया? हेल्प करा गया विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। इन सब की मदद लेकर ये सारा जो आर्किटेक्ट का प्रोसेस है ये सब करा गया। वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी, ठीक है, कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी, है ना। तो आगे देखते हैं अब। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओटोमन बिस्मार्क के बारे में समझ में आ गया कि ये जो पूरा जो आर्किटेक्ट था या ये जो पूरा प्रोसेस था ये आर्किटेक्ट किसने करा था या किसकी मदद से करा था? ओटोमन बिस्मार्क ने पर्शियन आर्मी की मदद से, है ना। अब आते हैं देयर वॉर्स 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स। यहाँ पे 3 वॉर हुई 7 ईयर में। यहाँ पर 3 वॉर लिखना भूल गए हैं,
3 वॉर्स हुई 7 ईयर में, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ हुई थी, ठीक है। और एंड किसके साथ हुई? पर्शिया की विक्ट्री के साथ। एंड किसके साथ हुई? पर्शिया की विक्ट्री के साथ एंड हुई, है ना। पर्शिया की विक्ट्री के साथ ये 3 जो वॉर हुई थी 7 सालों में, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, और जीत किसकी होती है? पर्शिया की होती है ना। आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पर फिर डेट, सॉरी फॉर दिस, बट यहाँ पर डेट फिर से मिसप्रिंट हो गई है। यहाँ पर डेट ये नहीं है, यहाँ पर डेट है, यहाँ पर इसको मैं, डेट है यहाँ पर 1871, यहाँ पर डेट है यहाँ डेट है हमारी 1871। ये डेट आप ठीक कर लेना कि क्या डेट है। ये डेट है हमारी 1871 डेट है, तो इसको सही तरीके से याद करना। सॉरी फॉर मिसप्रिंट। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब 1871 में, किसमें? 1871 में जो विलियम था, विलियम वन, यहाँ वन लिखा है, ये विलियम वन है, ठीक है। जो विलियम वन था पर्शिया का किंग, उसने अपने आप को जर्मन एम्परर घोषित कर दिया, अपने आप को जर्मन एम्परर घोषित कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो वॉर थी वो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से जो वॉर लड़ी गई थी, और उसमें जीता कौन था? पर्शिया जीता था। तो अब जब पर्शिया जीता तो ठीक है, अब जो पर्शिया का राजा था विलियम वन, उसने क्या करा? अपने आप को जर्मन एम्परर घोषित कर दिया गया। कब? 1871 में। आई रिपीट, कब? 1871 में विलियम वन, जो पर्शिया का राजा था, जो वॉर जीता था, उन 3 बार 7 साल की वॉर्स में उसने अपने आप को जर्मन का एम्परर घोषित कर दिया था। Okay, I hope you cleared this point. Now come to the next point, that is, और यहाँ पर डेट ध्यान रख लेना प्लीज आप, यहाँ पर डेट मिसप्रिंट हो गई है। डेट इज 1871, डेट इज 1871, यहाँ पर ये डेट है 1871, इसको ठीक कर लेना। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा अब आ जाता है, वो आ जाता है प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शिया स्टेट पावर। ओके, तो यहाँ पर जो यूनिफिकेशन होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। जो यूनिफिकेशन होता है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर स्टेट पावर के साथ। ओके, तो अब जो नया स्टेट आया था, क्या आया था? नया स्टेट आया था, उसका आइडिया क्या कहता था? उसका आइडिया किस चीज़ पर ज़्यादा एम्फसाइज करता था? वो ज़्यादा एम्फसाइज करता था हमारा, देख लेते हैं ना, मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल फैसिलिटीज़, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम इन जर्मन, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा एम्फसाइज करता था, जो कि पर्शिया का डोमिनेंस जब आया उसमें, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पर्शिया का डोमिनेंस एकदम से कहाँ से आ गया इन वॉर्स के जीतने के साथ। लेट यू रिमेंबर कि हमने स्टार्टिंग का पॉइंट क्या पढ़ा था, जो मैंने आपको बताया था, जो कि इसमें ऐड नहीं था, जो मैंने बोला था कि यहाँ पर ओटोमन बिस्मार्क वाले पॉइंट से आ जाएगा, आ सकता है ऊपर वाला। तो ओटोमन बिस्मार्क से पहला जो पॉइंट आया था, पर्शिया ने लीडरशिप ले ली थी उस मूवमेंट की नेशनल यूनिफिकेशन करने के लिए। तो यहाँ पे पर्शिया ने ले ली थी, ठीक है। पर्शिया टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। ओके, आप इस पॉइंट को ऐड कर लीजिए, मैं डिक्टेट कर देते हैं हम। तो प्लीज राइट डाउन इन योर नोट्स और वेर एवर यू written down. So the point is, Persia took over on the leadership of the movement for national unification. ये जो पॉइंट आएगा, ये ओटोमन बिस्मार्क वाला जो पॉइंट है, इससे ऊपर आएगा यहाँ पर, ठीक है। तब जाकर हम ये वाला पॉइंट लिखेंगे, ओटोमन बिस्मार्क was the architect of this process carried out with the help of the Persian army. ओके,
और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताना, विल प्रोवाइड यू नोट्स। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड्स, दैट इज यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब हमने इसमें क्या देखा, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देखा। इस स्लाइड में हमने क्या देखा, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देखा है ना, मेकिंग ऑफ जर्मनी। यहाँ पर हमने पूरा जो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट कर लिया कि भाई किस तरीके से जर्मनी यूनिफाई हुआ दोबारा से। तो हम आगे देखेंगे कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली कैसे हुआ, है ना। यूनिफिकेशन ऑफ इटली को अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ। तो नाउ कम टू द पॉइंट्स। यूनिफिकेशन ऑफ इटली during the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states. This is the main point of this section कि भाई जो इटली था 19th सेंचुरी के मिड में, इटली जो था 19th सेंचुरी के मिड में वो डिवाइडेड था 7 स्टेट्स में। इटली वॉज डिवाइडेड इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी इन 7 स्टेट्स। ओके, तो हमने क्या देखा कि 19th सेंचुरी के मिड तक जो इटली था वो डिवाइड था 7 स्टेट्स में। तो अब जब ये 7 स्टेट अलग अलग डिवाइडेड थे तो उन 7 में से सिर्फ एक जो था ये वाला सार्देनिया पेडिमोंट, ये रूल्ड हो रहा था सिर्फ इटालियन प्रिंसले स्टेट के द्वारा। ठीक है, सिर्फ यही अकेला रूल्ड हो रहा था इटालियन प्रिंसले स्टेट के द्वारा। ठीक है, बाकी सारे जो हो रहे थे वो अलग अलग रूलर्स उसको रूल कर रहे थे। ओके, तो जैसा कि हमने देखा कि जो इटली था वो डिवाइडेड था 7 स्टेट्स में, और उसमें से सिर्फ एक जो पार्ट था, एक या दो पार्ट जो थे वो किसके पास था, वो था इटालियन प्रिंसले हाउस के पास। ठीक है, जो कि वो रूल कर रहा था। तो जैसे कि हम यहाँ पर अब मैप में देख रहे हैं कि जो नॉर्थ पार्ट है हमारा, ठीक, जो नॉर्थ पार्ट है हमारा, ये वाला हटाकर, हाँ, तो ये जो नॉर्थ पार्ट है हमारा ग्रीन वाला, ये जो अंडर हो रहा था, ये जो कंट्रोल हो रहा था, ये ऑस्ट्रियंस के अंडर कंट्रोल हो रहा था। ठीक है, ग्रीन पार्ट किसके अंडर कंट्रोल हो रहा था, ऑस्ट्रियंस के अंडर कंट्रोल हो रहा था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो कि जो नॉर्थ पार्ट था, ये नॉर्थ पार्ट हो रहा था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंदर। ठीक है, हैब्सबर्ग के अंदर। ओके, और ये जो सेंटर पार्ट हो रहा था, अगर पेन चेंज, ये जो सेंटर पार्ट हमारा हो रहा था कंट्रोल, ये हो रहा था द पोप के अंडर कंट्रोल, ये जो सेंटर पार्ट था। ठीक है, पोप के अंडर कंट्रोल या पेपल जो स्टेट्स कह सकते हैं हम, उसके अंडर कंट्रोल हो रहा था ये जो सेंटर पार्ट था। ठीक है, ये वाला कवर जो हो जाता है। ठीक, ये पॉप, द पॉप, PO, द, एक मिनट, द POPE, पॉप के अंडर कंट्रोल हो रहा था, है ना। अब किस पर आ जाते हैं हम, अब आते हैं हम साउथ की तरफ। तो ये जो साउथ पार्ट था, अब ये साउथ पार्ट किसके अंडर कंट्रोल हो रहा था, ये जो साउथ पार्ट था किंगडम ऑफ द 2 सिसिलीज। ठीक है, सिसिलीज किसका है, ये द बर्बन किंग ऑफ स्पेन है, जो हमने पिछली स्लाइड में सेकंड पार्ट में बर्बन किंग पढ़ा था, जिसकी पावर रिस्टोर हो गई थी, बर्बन डायनेस्टी। तो उसने ये जो साउथ पार्ट है ये कैप्चर कर रखा था। ठीक है, अगर हम उस पर आ जाते हैं कि भाई इन सब में से 7 स्टेट्स में से जो डिवाइडेड था, सिर्फ एक जो था इटालियन प्रिंसले हाउस के पास था, तो वो था ये, तो वो था ये वाला एरिया, सार्देनिया और पेडिमोंट। यही सिर्फ इटालियन प्रिंसले हाउस के द्वारा जो है रूल हो रहा था, है ना। बाकी सारे किसके, ये वाला हो रहा था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के द्वारा, ये हो रहा था द पॉप के द्वारा, ये वाला हो रहा था किसके, ये हो रहा था द बर्बन किंग ऑफ स्पेन के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से इटली जो था वो अलग अलग उसमें पार्ट्स में डिवाइडेड था। इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में इसको बांट रखा था इटली को, है ना। तो एक बार और नाम इसके याद कर लेते हैं कि क्या नाम थे।
पहला जो था नाम, पहला नाम जो था ये जो नॉर्थ की साइड पर रूल हो रहा है इटली, ये था ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रियन तो यहाँ लिखा है ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, HABSBURG, ठीक है, हैब्सबर्ग। ओके, फिर जो नेक्स्ट थिंग आ जाती है, नेक्स्ट एरिया जो आ जाता है हमारा, ये सेंटर का, ये हो रहा था द पोप के द्वारा, ठीक है, पोप हो गया। अब ये जो आ जाता है, ये आ जाता है किसका, द बर्बन किंग का, द बर्बन किंग। ओके, तो ये इस तरीके से जो चीज़ें थी वो बटी हुई थी। ये हो गया द पॉप, ये हो गया ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, ठीक है, ये हो गया द बर्बन किंग। और जो सार्देनिया और पेडीमोंट वाला एरिया था, ये इटालियन प्रिंसले के अंडर आता था। ओके, तो ये हमने देख लिया कि जो इटली था किस तरीके से डिवाइडेड था अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग रूलर्स के अंडर। ओके, तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो स्टार्ट होता है गुजीपी मजीनी के साथ, जो गुजीपी मजीनी हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। तो आते हैं गुजीपी मजीनी से। गुजीपी मजीनी ने क्या करा था, उसने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी कॉल्ड यंग इटली, ठीक है। और कब बनाई थी, ड्यूरिंग, यहाँ पर फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आ जाती ये पर, ये डेट है 1830, डेट इज 1830। इस डेट को इन्होंने क्या करा था, एक यंग इटली नाम की सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। किसने, गुजीपी मजीनी ने। ओके, तो गुजीपी मजीनी had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic after his failure in 1931 and 1831 and 1848. The responsibilities fell on Victor Emmanuel. इसको एक बार फिर से समझते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पर। गुजीपी मजीनी ने क्या करी, सबसे पहले तो गुजीपी मजीनी ने सबसे पहले क्या बनाई, एक यंग इटली नाम की सीक्रेट सोसाइटी बनाई, ठीक है। अब वो जब सीक्रेट सोसाइटी बनाई, कब बनाई, 1830 को, डेट यहाँ पर है 1830 को, ठीक है। 1830 को गुजीपी मजीनी ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम यंग इटली था, ठीक है। अब गुजीपी मजीनी ने क्या करा, एक कोहेरेंट प्रोग्राम रखा जहाँ पर सब मिलकर एक साथ क्या कर सके, इटली को रिपब्लिक बनाने के लिए, इटली को यूनाइट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, जो कि जिसका नाम था कोहेरेंट प्रोग्राम होता है, ठीक है। ये प्रोग्राम बनाया एक साथ लाने के लिए, इटली को यूनिटरी करने के लिए, इटली की रिपब्लिक करने के लिए। अब जब क्या हो जाता है, इस प्रोग्राम के बाद जब उनको फेलियर मिलती है, किसको, गुजीपी मजीनी को जब फेलियर मिलती है, कब, यहाँ पर एक ये डेट और ये डेट दोनों गलत है, मिस प्रिंट है। तो डेट क्या है यहाँ पर, पहली जो डेट है वो है 1831, दूसरी जो ये वाली जो डेट है 1831, और ये वाली जो डेट है ये आ जाती है 1848, ठीक है। कर दूं 1 मिनट, ये जो डेट है ये है 1831, ये जो डेट है 1848, ठीक है, 1848। अब जब इन डेट्स के बाद इनको फेलियर मिला 1831 और 1848 के बाद जब इनको फेलियर मिला, तो जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो किस पर डाल दी गई, फिर जितनी भी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी इटली को रिपब्लिक करने के लिए, इटली को यूनिटरी करने के लिए, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी गई किसको, विक्टर एमेनुअल को, किसको, विक्टर एमेनुअल को, ठीक है, ठीक है।
तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, गुज़िपी मज़ीनी के बारे में पढ़ा था। अब हम ऐसे ही पढ़ेंगे किसके बारे में, चीफ मिनिस्टर कैव्योर के बारे में, है ना। चीफ मिनिस्टर कैव्योर, चीफ मिनिस्टर कैव्योर। द मूवमेंट एंड सार्देनिया पेडिमोंट डिफीटेड द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन, फिर से डेट। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो मूवमेंट था सार्देनिया पेडिमोंट का, वो किस में सक्षम हुए, वो हराने में सक्षम हुए, किसको, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को। ऑस्ट्रियन फोर्सेस को कब, डेट लिख लो यहाँ पर, डेट है 1 मिनट मिस, तो डेट आती है यहाँ पर 1859, यहाँ पर 1859 ही है डेट, ठीक है। तो ये डेट आती है। इस डेट को क्या करा, जो सार्देनिया पेडिमोंट थे वो सक्सीड हुए ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराने में। अब सार्देनिया पेडिमोंट कहाँ पर थे, सॉरी ऑस्ट्रियन फोर्सेस कहाँ पर थी, हमने अभी ऊपर पढ़ा था मैप में, ऑस्ट्रियन फोर्सेस जो थी हमारी नॉर्थ में थी, है ना। ऑस्ट्रियन फोर्सेस जो थी हमारी वो कहाँ थी, नॉर्थ में थी। तो अब जब नॉर्थ में हमने सार्देनिया पेडिमोंट ने, जो कि इटली का रियल प्रिंसले था, उसने हरा दिया नॉर्थ एरिया में ऑस्ट्रियन को, तो यानी कि वो जो नॉर्थ एरिया है वो सार्देनिया पेडिमोंट को, यानी कि इटली के राजा को फिर से मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट और आएगा कि किसकी मदद से मिला, वो मिला फिर ये जो नॉर्थ एरिया मिला ऑस्ट्रियंस को हरा के, ठीक है, ये मिला इसकी मदद से, गुज़िपी गैरिबल्डी। वो गुज़िपी मज़ीनी अलग है, ये गुज़िपी गैरिबल्डी अलग है। तो जी करके हम ध्यान रख सकते हैं कि जी की मदद से, यानी कि गुज़िपी गैरिबल्डी की मदद से सार्देनिया पेडिमोंट वाला जो सार्देनिया पेडिमोंट जो था उसने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया था 1859 में गुज़िपी गैरिबल्डी के साथ, ठीक है, चीफ मिनिस्टर कैव्योर ने मिलकर, ठीक है। और नॉर्थ वाला जो एरिया था जो कि ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर था, उसको वापस से अपने अंडर कैप्चर कर लिया था सार्देनिया पेडिमोंट ने, इटली प्रिंसले जो था रियल, ठीक है। गुज़िपी गैरिबल्डी का यहाँ पर डिस्कस हुआ है नाम। तो अब गुज़िपी गैरिबल्डी के बारे में पढ़ते हैं कि गुज़िपी गैरिबल्डी क्या है, कौन है। तो गुज़िपी गैरिबल्डी जो था, ही सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स ऑफ 2 सिसिलीज इन ऑर्डर टू डिराइव आउट द स्पेनिश रूल। तो गुज़िपी गैरिबल्डी ने क्या करा, गुज़िपी गैरिबल्डी ने 1860 में एक मार्च करी, जो कि साउथ में करी थी। हमने अभी इटली का मैप देखा था, इटली के मैप में जो साउथ का एरिया था, जो कि किसके अंडर आ रहा था, जो कि किसने कैप्चर कर रखा था, वो कर रखा था बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन ने, ठीक है। स्पेन के जो थे रूलर थे, स्पेनिश रूलर्स जो थे, उन्होंने कैप्चर कर रखा था किसको, इटली के साउथ एरिया को, इटली के साउथ एरिया को, है ना। तो अब उसने क्या करा, गुज़िपी गैरिबल्डी ने एक मार्च निकाली 1860 में साउथ की तरफ, किसके, इटली के साउथ की तरफ, ठीक है। और क्या करा, और किसका सपोर्ट लिया, लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट लिया, ठीक है, स्पेनिश रूलर को इटली से बाहर निकालने के लिए। किसका सपोर्ट लिया उसने फिर, लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट लेकर, और जीती, ये जो मार्च निकाली थी ये मार्च जीती लोकल पीजेंट्स की मदद लेकर। और जो मैप में देखा था हमने, 2 सिसिलीज इन ऑर्डर टू डिराइव आउट स्पेनिश रूल, 2 सिसिलीज, ठीक है, यानी कि किंग कहाँ का, बर्बन के जो किंग थे, ठीक है, उसका जो वो था किंग, उसको बाहर निकालने के लिए, जो कि स्पेनिश रूलर था, ठीक है। तो गुज़िपी गैरिबल्डी ने इस तरीके से मार्च करी 1860 में, ठीक है, 1860 में, और जो कि जीत हुई गुज़िपी गैरिबल्डी की। ओके, अब क्या होता है 1860 में, ये हो गया हमारा कंप्लीट यहाँ पर यूनिफिकेशन ऑफ इटली, है ना, 1860 में। अब 1860 के बाद क्या होता है, जो विक्टर एमेनुअल था,
अभी हमने पिछली जो पॉइंट था उसमें विक्टर एमेनुअल का पॉइंट पढ़ा था, ठीक है, कि जो सारा जो कामकाज था इटली की यूनिफिकेशन का या उसको एक बार फिर से रिपब्लिक कराने का, वो सारा किसको दे दिया था? विक्टर एमेनुअल को दे दिया था, ठीक है, गुजीपी मेज़ीनी ने, ठीक है। अब जब विक्टर एमेनुअल क्या है, किंग है यहाँ पर, विक्टर एमेनुअल क्या है, किंग है यहाँ पर, उसने अपने आप को कब 18, यहाँ पर फिर से डेट मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर डेट क्या आ जाती है हमारी, देखो यहाँ पर डेट हटा दी मैंने, तो सही डेट क्या है यहाँ पर 1861। अब क्या होता है 1861 ही क्यों आई यहाँ पर डेट? क्योंकि गुजीपी गैरीबल्डी जो थे उन्होंने क्या करा, 1860 में जीती थी साउथ का एरिया, ठीक है, लोकल पीजेंट्स की मदद से, ठीक। अब क्या होता है जब 1860 में जीत लिया इन्होंने, तो अगले साल क्या होता है, विक्टर एमेनुअल जो है उसने अपने आप को क्या करा, वहाँ का राजा घोषित कर दिया यूनाइटेड इटली का। अब हमने विक्टर एमेनुअल के बारे में देखा था कि विक्टर एमेनुअल कौन है, तो अभी हमने पिछले पॉइंट्स में देखा था कि विक्टर एमेनुअल कौन था, ठीक है। विक्टर एमेनुअल के बारे में अगर बात आती है तो विक्टर एमेनुअल को एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। जब हमने गुजीपी मेज़ीनी के बारे में पढ़ा था, किसके बारे में, गुजीपी मेज़ीनी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो जब सब गुजीपी मेज़ीनी फेल हो गए थे अपने इटली को यूनिफाइड करने में, ठीक है, और इटली को रिपब्लिक करने में, तो उन्होंने सारा जिम्मा किसको दे दिया था, विक्टर एमेनुअल को दे दिया था, तो ये वही विक्टर एमेनुअल है, ठीक है। तब क्या हो जाता है 1861 में विक्टर एमेनुअल अपने आप को किंग प्रोक्लेम कर देते हैं, घोषित कर देते हैं यूनाइटेड इटली का। ओके, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। एक बार मैप पर देख लेते हैं कि मैप पर किस तरीके से हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं, इसको एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, एक तो ये वाला, एक तो यहाँ पर क्या देखते हैं, एक तो ये वाला सार्देनिया और पेडीमोंट वाला जो एरिया है, ये तो पहले से इटली के अंडर था, ये वाला और ये वाला, ये तो पहले से ही किसके अंडर था, इटली के अंदर था, है ना। और ये जो था ऊपर वाला पार्ट, ये ऑस्ट्रियन हेम्सबर्ग के अंडर था। अब इसको कैसे जीता इन्होंने, बीच वाले को, और इसको कैसे जीता इन्होंने, ठीक है। इसको नॉर्थ वाले को जीता और साउथ वाले को जीत लिया। साउथ वाले को किसकी मदद से जीता, गुजीपी गैरीबल्डी की मदद से जीता, ठीक है, जो कि इन्होंने साउथ में मार्च करी थी लोकल पीजेंट की मदद से। तो इन्होंने क्या करा, स्पेन वाले लोगों तो इनको ये किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को आउट कर दिया इटली से, इससे इनके हाथ में ये साउथ का एरिया आ गया इटली का, है ना। और इसके बारे में अगर हम बात करें ऑस्ट्रियन वाले के बारे में, तो इसको कैसे जीता, ठीक है, तो उसको सीएम जो था, चीफ मिनिस्टर कैवियोर जो था, जो चीफ मिनिस्टर कैवियोर था, जिसने गुजीपी गैरीबल्डी की हेल्प से नॉर्थ में, ये जो नॉर्थ का एरिया है इसमें अपनी जीत हासिल करी थी, है ना। और सार्देनिया पेडीमोंट ने डिफीट करा था ऑस्ट्रियन फोर्सेस को, कब, 1859 में, ठीक है, कब, 1859 में, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से जो हमारा इटली है पूरा सही तरीके से यूनिफाई हो जाता है, और यहाँ पर हमारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। हमने अच्छी तरीके से देखा कि इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, और बाद में किस तरीके से ये यूनाइट हो गया। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।